सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने गुज़श्ता रोज़ तमाम शोबों में बाहमी मफाद के तहत दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने और मजबूत करने पर इत्तफाक किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये इत्तफाक राय D8 समिट, पहले हम आपको D8 समिट के हवाले से बता दें। D8 समिट बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनका किरदार बढ़ाने के लिए ये क़याम में आया था। और इस वक्त पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की और इसके अलावा इजिप्ट और अब आज़रबाईजान को भी इसमें वेलकम किया गया है। तो ये नेशंस इसमें शामिल हैं, ये ममालिक इसका हिस्सा हैं, रुकन हैं। और काहिरा में अब D8 समिट इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान होने वाली मुलाकात में तय पाया कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद के तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशों को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों ममालिक के हुकूमती सरबराहान के दरमियान ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मौजूदा खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात की हकीकी अक्सी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी वीज़ा दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शराइत ख़त्म करने पर भी बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात और बढ़ते हुए आला सतह राब्तों के पाकिस्तान पर किस हद तक असरात हो सकते हैं, ये सारे मामलात इनको हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ आज इस स्टोरी पर एहतशामुल हक साहब हैं और साथ ही साथ जमीर अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। बायलैटरल टाइज़ हम देख रहे हैं इस वक्त जो बेहतर बनाने के लिए जिस तरह से ये मुलाकात भी हुई, इसको हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को हाईलाइट कर रहा है कि किस तरह से हसीना वाजिद के आउटसर के बाद इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी इस्लामाबाद और ढाका करीब आ रहे हैं। किन किन एवेन्यूज़ में ख़ास तौर पे हम कर सकते हैं, अपनी बेहतर बना सकते हैं अपने बायलैटरल टाइज़ को? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो जो बहुत ही खुश आइंद बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि इत्तेफाक राय हुआ है कि जी बाहमी ताल्लुकात सफारती सतह पे, इक़्तिसादी सतह पे और पॉलिटिकल सतह पे उनको बढ़ाया जाए। अब लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है मूव फॉरवर्ड, और ये कि जी आउटस्टैंडिंग जो ग्रीवेंसेस हैं वो उनको ख़त्म किया जाएगा। जो पहले एक बात की जाती थी जी नहीं माफ़ी तलाफ़ी 71 में जो है उसके बाद आगे नहीं बात बनेगी, वो सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो देखिए जिस अंदाज से हम ना ये दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को रीडिफ़ाइन कर रहे हैं, तो इससे तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि दोनों मुल्कों को अपने तजारती ख़ास तौर पे ताल्लुकात बढ़ाने में मदद मिलेगी और दोनों को एक बहुत भरपूर मार्केट एक दूसरे के मुल्क में मिल जाएगी। अभी देखें जिस तरीके से अगर आप देख लें, कई दहाइयों के बाद नवंबर में आमना एक पाकिस्तान का बहरी जहाज़ कंटेनर ले के चट्टागांग जो है ना वहाँ पे उतरा है, उनकी उस पर लास्ट मंथ देखें उसको लोग इस अंदाज से देख रहे हैं। जी हाँ, बंदरगाह पे लोग उसको देख रहे हैं कि अब ये बड़ी तवातर के साथ मामलात आगे जाएंगे। अब देखें ना, एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान होने की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन है। फिर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन का ख़त्म होना, फिर सरमायादारी के हवाले से जो बांग्लादेश ने बड़े सख्त रूल रखे थे उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। फिर यह है कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो माहौल, वो अपना ढाका यूनिवर्सिटी में कहते हैं आप जा ही नहीं सकते, वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। मैं गया हूँ वहाँ पर भी, धान मंडी जहाँ शेख मुजीब साहब का पूरी फैमिली के साथ कत्ल हुआ था, मैं वहाँ पे भी वो भी मैंने जगह देखी है। तो सवाल ये है कि जी इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। इस वक्त 2022 का फिगर जो हमने है $823 बिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी और उनकी बहुत कम थी उस हवाले से। अब ये कहा जा रहा है कि इसका पोटेंशियल $3 बिलियन से ज़्यादा का है। और फौरी तौर पर जो बांग्लादेश की तरफ से लग रहा है, जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो उनमें आमना आ रहा है, टेक्सटाइल है, केमिकल्स है, फूड स्टफ़ है, बेस मेटल्स है, प्लास्टिक है, सॉल्ट है, सीमेंट प्रोडक्शन है, ये सारी सीमेंट की प्रोडक्ट्स हैं वो जो फौरी तौर पे लेना चाह रहे हैं। एक और आमना मैं आपको बताऊँ ख़वातीन के हवाले से, वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई है, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, पाकिस्तान का जो डिज़ाइनर क्लोथ्स ख़वातीन के यहाँ से स्मगल होके जाते थे दुबई के रास्ते, उसको डायरेक्ट में उनको पजीराई मिलेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ये अब आने वाले दिनों में जो एक सबसे अच्छी बात हुई है वो यही है कि ताल्लुकात को बेहतर करना। और दूसरी आमना सियासी तौर पर देखिए एक बहुत बड़ी बात हुई है कि बांग्लादेश में आज एक किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, वो खातून है मगरबी बंगाल की शर्मिला बॉस, जिसने अपनी किताब डेड रेकनिंग में लिखा था कि सब झूठ है कि 3 लाख खवातीन की इस्मत दरी हुई थी वहाँ पे। हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछी हुई है। ये 2 मुलाकातें और तीसरी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन करके मुबारकबाद दी थी जब यूनुस साहब सरबराह बने थे, तो 3 मुलाकातें बन गई हैं।
तो अब लगता है आने वाले दिनों में हमारे जिस तरीके से ट्रेड डेलीगेशन दूसरे मुल्कों में Engagements वैसे भी हम देख जाएंगे रहे हैं और कुछ बड़ी इंटरेक्शन है, होगा हमारे exactly। भरपूर। जी ठीक है जमील साहब, हम देख रहे हैं कि हाई लेवल कॉन्टेक्ट्स हमारे बढ़ गए हैं, एंगेजमेंट्स बढ़ी, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन हमने देखना ये कि हम किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बना के। और दूसरा जो भारत, क्या सिर्फ भारत ही एक रुकावट था माजी में जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब नहीं हो सके थे, और साथ ही साथ ये कि भारत का आप दोबारा इन्फ्लुएंस तो नहीं देख रहे वहाँ पर आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर? जी, इसको तीन हिस्सों में मैं बता देता हूँ मुख्तसर करके। यस, भारत कोशिश कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। भारत को जो सुबकी वहाँ हुई और जिस तरीके से भारत को वहाँ से करना पड़ा है, भारत को उसकी तवक्को नहीं थी, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात की है कि बांग्लादेश और हमारे दरमियान ताल्लुकात को उतनी ही मजबूती मिल सकती है जितना कि हम चाहेंगे। बांग्लादेश की तरफ से तो बहुत ज़्यादा मस्बत और पॉजिटिव आ रही है, हमारी तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्स जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन स्पीड जो है थोड़ी सी और तेज़ हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई हमारा खर्च नहीं है, इसमें कोई हमारा बजट नहीं है, इसमें कोई हमारी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। मैं आ जाता हूँ उस बात पर कि हमें करना क्या चाहिए, इसमें मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। चले, इसके बाद आता है इसका जियोपॉलिटिकल तनाज़ुर। इस वक्त ये तीनों चीज़ें, भारत के अलावा बाकी दो चीज़ें, ये हमारे बहुत बड़े फेवर में हैं। और वो किस तरह है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका ये है कि पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कदम से कदम मिला के खड़े हुए थे लोग, वो बांग्लादेश के अकाबरीन थे। ये उनकी ही औलादें हैं जो आज तराना बजा रही हैं बंगला में पाकिस्तान का, पाक सरजमीन का। ये वहां बड़ा आम हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही ये एक रेवोल्यूशन आया और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जब आए एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, उसके बाद उन्होंने जिन्ना डे मनाया है उसका। अच्छा, उससे क्या जाहिर होता है? उससे जाहिर ये होता है कि ये जो सेलिब्रेशन है ये एक इस्तारे हैं कि उनकी आल औलाद जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया है, उनके दिलों में वो जज्बा बाकी उनके डीएनए में है। वो तो जब उनके डीएनए में है ये, और वो अब इतना ज्यादा अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और हम भी, प्राइम मिनिस्टर ने आपने देख लिया कि उनके बयानात, और फिर लेकिन ये एफटीए को आगे बढ़ाने में जरा इसमें थोड़ी सी और चौबकदस्ती करनी चाहिए, थोड़ी सी और इसमें हमें हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा इसमें ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह डबल टैक्सेशन है, आपके यहाँ आप बैठे हुए हैं, डबल टैक्सेशन में कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं, फाइन का है और उसमें कोई ज्यादा इतना सॉल्व नहीं है। इसी तरीके से बांग्लादेश देखें, हमें पजीराई करनी चाहिए कि जिनको हम ज्यादा इतनी वो नहीं समझते थे कि वो तरक्की कर सकेंगे, काफी उन्होंने तरक्की की मंजिलें हासिल करनी है और हमें खुश होना चाहिए। तीसरी चीज इसमें ये है कि वहाँ के जो पाकिस्तान मूवमेंट जब चली थी, खिलाफत मूवमेंट चली थी, जब वहाँ एक फजलुल हक, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, इन सारों ने जब फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था, उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई थी, जब एनिवर्सरी वगैरह वहाँ हुई थी, वो तमाम के तमाम में मुस्लिम यूनिटी की बात हुई वहाँ। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब रेजोल्यूशन पास हुआ था वहाँ, जिसमें लखनऊ का भी है, उसमें उस दौरान में दोबारा यही हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने इसमें अपने बहुत ज्यादा फाल किरदार अदा किया था। तो जब ये बातें हम देखते हैं तो एक चीज तो जाहिर हो जाती है कि इसमें जो पोटेंशियल जो कि बहुत बड़ी भरकम है। मैंने आपसे दूसरी बात की कि जियोपॉलिटिकल तनाव। सो इंडिया वाज द ओनली ऑब्स्टेकल, आप समझते हैं, जिसकी वजह से आज तक ये जो हमारे दरमियान गर्द जमी रही पाकिस्तान और इंडिया के टाइज में बांग्लादेश के? यकीनन देखें, जब मुफ्ती बानियों को आगे बढ़ाने वाला, हथियार प्रोवाइड करने वाला, उनको दवाम बख्शने वाला, उनको सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाला, फिर 16 साल तक इंडिया के इंटेलिजेंस, वो उनके कहने पर उनके सेक्रेटरी लगते थे, उनके इंटेलिजेंस के कहने पर उनके बड़े बड़े जो ओहदे हैं उस हिसाब से पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी। तो लोग तो बिल्कुल जिसको कहा जाए कि काफी ज्यादा इस मामले में वो दिलबर्दाश्ता थे। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो यस, वो एक बहुत बड़ी रुकावट थी। मैं जियोपॉलिटिकल तनाजुर का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। बांग्लादेश चाइना की तरफ, चाइना से कुर्बत, उनकी पीपल्स फ्रेंडशिप जो ब्रिज उन्होंने बनाया है वो काफी एक तवील और बहुत तारीख साज किस्म का बनाया है। जबकि आप देखें कि मालदीव से तो 1500 इंडियन ट्रूप्स को, यानी उनके फौजियों को जब निकाला मालदीव ने, और वो उसके बाद फिर अपने इंडिया चाइना की तरफ चला गया,
अब जो है ये सी पैक कॉरिडोर बांग्लादेश पाकिस्तान का बन सकता है, एयर कॉरिडोर, और जो बनने जा रहा है इसी तरीके से ये ओशन यानी ये समुद्रों का कॉरिडोर, जिस तरह की अभी बात की हमने, चिटागांग में अपना एक जहाज भेजा है, तो ये एक विन विन सा गेम है। उस BRI में वो भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, चाइना से वो भी करीब है, हमारे भी जाहिर है चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो देखिए ये अगर इस अपॉर्चुनिटी का अगर हम फायदा उठाना चाहें तो हम ठीक ठाक फायदा उठा सकते हैं। एहतशाम साहब क्विकली ऐड कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ी। जी जी, दो चीज़ें आमना, एक तो जमील साहब ने जिस तरह बताया ना कि 1906 में आप देख लें ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी, एक फजल हक साहब ने जनाब करारदाद लाहौर पास की थी, और आप देखते हैं 24 साल जब तक हम इकट्ठे रहे हैं, 4 वज़ीर आज़म उनके रहे हैं वहाँ, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, हुसैन शहीद सरवर्दी और नूरुल अमीन साहब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने थे। एक और आमना जो बहुत अच्छी बात है जिस पे डॉक्टर यूनुस साहब कह रहे हैं कि जी हम सार्क जो एक फोरम है, एक अरसे से नॉन स्टार्टर है हिंदुस्तान के हर धर्मी की वजह से, इसको अभी हम रिवाइव करेंगे, इसकी भी बहाली होगी। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन जिस तरह जमील साहब बता रहे थे कि हिंदुस्तान में बोरिया बिस्तरा देखने एक फुल फ्लैज उनका डायरेक्टर लेवल का आदमी ढाका में बैठ के रॉ का वो सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र कराता था, हर चीज़ पर नज़र रखता था। अब भी वहाँ पे साजिशें हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो सारी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे मजहबी जमातें, प्लस वो जो स्टूडेंट्स जो लीड कर रहे हैं, जो जिनकी बात डॉक्टर यूनुस साहब सुन रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि जी हमें जो मिसलीड किया गया, हमें जो एक गलत प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान का था, वन साइडेड प्रोपेगेंडे की वजह से मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा की गई, आमना वो ख़त्म होने जा रही है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हिंदुस्तान में तो जो इस वक्त हाल है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अब ये अपना सी पैक को बहाली की अपना जिसमें शामिल होने जा रहा है बांग्लादेश भी, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए भी इसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फौरी तौर पर तो ये है कि अब जिस अंदाज से सरमायाकार एक दूसरे मुल्क में जाना शुरू करेंगे और ये जॉइंट वेंचर्स की भी बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है इस रीजन में 2 बड़े पोटेंशियल प्लेयर जो है ना, वो सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, सफारती तौर पर अपना भरपूर रोल प्ले करेंगे। जी थैंक यू सो मच। एहतशामुल हक साहब साबिक सफ़ीर, हमारे साथ जमील अहमद खान थे, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्टोरी जो कि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में यानी पेंडेंसी में अब कमी आना शुरू हो गई है। 15 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 57,323 हो गई है, जबकि अगर हम रवां साल अक्टूबर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बात करें तो ये तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई थी। अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा दीवानी और सर्विस केसेस की तादाद 40,000 से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के मुंतज़िर फौजदारी मुकदमात 15,000 से ज़ायद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक यकम से 15 दिसंबर तक 1864 मुकदमात दायर और 1875 निपटाए गए हैं। जेलों में मौजूद सज़ा याफ्ता अफराद की 3245 अपीलें फैसलों की मुंतज़िर हैं। अब ये मामला किस हद तक ख्वाहिश हम देख रहे हैं कि ये खुश असलूबी से बढ़ रहे हैं और कितने खुश आइंद हैं ये मामला, इनको इस हवाले से हम बात करेंगे। हमाद रुहेला हमारे साथ मौजूद है इस पर तज्ज़िया करने के लिए। हमाद, पेंडेंसी ऑफ केसेस इसमें कमी आना ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम उसके समरात में से एक है, उसकी वजह से हुआ है ये? देखिए, सबसे पहले तो मैं याद कराता चलूं, हमने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था करंट अकाउंट सरप्लस पे। उस पर मेरी राय ये थी कि जो महाना अशारिये होते हैं इन पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। इसी असूल को मैं आज भी दोहराऊंगा। मैं यही कहूंगा कि ये जो महाना अशारिये हैं, महाना रिपोर्ट्स हैं, इनको सामने रखते हुए, इनमें इतना इनसफिशिएंट डेटा होता है कि इनको सामने रखते हुए आप कोई राय कायम नहीं कर सकते कि हमारी कोई सिम्त बेहतर हो गई है, कोई सब्सटैंशियल चेंजेस आ गए हैं या ऐसा नहीं हुआ। तो अभी ये कहना कबल वक्त होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इशू तो बहुत संजीदा है, इस पर बात तो बहुत होनी चाहिए। हमारे सियासतदानों ने पिछले कुछ माह में तो इस पर खास तौर पर बहुत ज्यादा बात की। अदालत को अक्सर बताते रहे कि आपका बैकलॉग है, आपके काम मुख्तलिफ हैं, आप इंटरफेरेंस मत कीजिए, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम की है, मेरा नहीं ख्याल ये उसके कोई फलों में से एक फल है जो हमें अभी मिल रहा है। क्योंकि अगर इशू बैकलॉग होता तो बैकलॉग तो 83% लोअर कोर्ट्स में है, उसकी डेटा तो हमारे साथ अभी तक सामने आया नहीं। उसका मंथली डेटा आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, उसका मंथली डेटा तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि 83% तो लोअर कोर्ट में पेंडेंसी होती है, उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। बहरहाल ये जो आपने नंबर्स शेयर किए हैं, अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये हमें नंबर्स नहीं समझने चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये 57,000 केसेस हैं, सिर्फ ये 57,000 कहानियां हैं। इसमें कम से कम 1,14,000 खानदान इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, ये 1,14,000 खानदान इंसाफ के मुंतजिर हैं। अपने आप को थोड़ी देर के लिए हमें वहां रख के सोचना चाहिए कि किसी का बाप, भाई, बेटा
अगर नाहक कत्ल कर दिया गया है या किसी का जरिया माश नाहक छीन लिया गया है और वो साल साल से एक इमारत के चक्कर लगा रहा है इंसाफ हासिल करने के लिए, और उसको इंसाफ तो नहीं मिल रहा, हर बार एक नए मरहले में एक नए भंवर में फंसा दिया जाता है, तो आखिर में अगर वो शख्स कोई कानून अपने हाथ में खुदा ना खास्ता जो उसको नहीं लेना चाहिए वो ले ले, तो क्या मैं और आप उससे सवाल कर सकते हैं? इसी तरीके से जो कैदी हैं जिनके बारे में आपने नंबर दिया कि वो इंतजार कर रहे हैं, अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उनको बेगुनाह करार दे दिए जाते हैं, तो उन्होंने जो साल गुजारे हैं, महीने गुजारे हैं, हफ्ते या हत्ता के दिन भी गुजारे हैं सलाखों के पीछे नाहक, उसका हिसाब कौन देगा? उसका अजाला कौन करेगा? क्या ये माशरा उसका अजाला कर सकता है? इसका हल आना चाहिए, इमरजेंसी लेवल के ऊपर इसका हल आना चाहिए। जिस वक्त कोविड में हमने देखा हेल्थ 26वीं आईनी तरमीम की एक बहस चली थी, उस वक्त सबसे बड़ा एक जो हम देख रहे थे रिजर्वेशन जो पाई जा रही थी वो मुख्तलिफ हलकों से, वो यही पाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ केसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स में जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि जो आम घराने हैं जो जिन केसेस से वो गुजरे होते हैं, जिन मामलात से वो गुजरे होते हैं, उसको कौन देखेगा? तो आप समझते हैं कि लोअर कोर्ट्स वो भी इस वक्त कहीं ना कहीं ज़ेर गौर है कि उनके मामलात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत वक्त या जो हमारे कानून साज हैं उस पर भी कोई काम चल रहा है? देखिए, हमारे कानून साजों को उस पर काम तो जरूर करना चाहिए। जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे हमने देखा जब कोविड आया था तब एक हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई थी, ऐसे ही एक जुडिशियल इमरजेंसी की हमें इस वक्त जरूरत है। जब तक वो नहीं लगाई जाएगी ये बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। और ये बैकलॉग का इशू सिर्फ हमारे मुल्क में तो नहीं है, ये अगर आप भारत में देखिए तो इस वक्त 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमा जेर अल्तवा है। जिन मुल्कों की हमें मिसाल दी जाती है, यूएसए की मिसाल दी जाती है, यूके की मिसाल दी जाती है, वहां पर भी कदरन कम है, हमारे निस्बतन कम है ये नंबर, लेकिन वहां पर भी इशू है। कोविड के बाद जैसे उसकी मैंने मिसाल दी तो कोविड के बाद वहां पर भी ये मामला ज्यादा सामने आया। उसको इन्होंने कैसे हल किया? यहां पर ये सीखने की जरूरत है हमें। उन्होंने पहले इदारों को वसाइल दिए, उनको एडिशनल फंड दिए, और उसके बाद उन्होंने जाकर अब सवाल करने शुरू किए हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, एक काउंटी है टेक्सास की, उसमें गालिबन 2 हफ्ते पहले ही ऑफिशियली इस चीज को रेज किया गया है कि आपको एडिशनल फंड्स भी मिल गए हैं, 1 साल भी गुजर गया है। अब बताइए कि आप बैकलॉग क्यों नहीं कवर कर रहे? पहले आप वसाइल देते हैं, पहले इस काबिल करते हैं, इस अहल करते हैं कि वो इस मसले को हल कर सके, उसके बाद आपको सवाल करना चाहिए। अगर हमें इस मसले को हल करना है तो इस मसले को समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दिन के 60 से 70 हजार केसेस फाइल किए जाते हैं, जिनमें डिस्पोजल रेट हमारा डिस्पोजल रेट 60%, बाकी 40% बैकलॉग बन जाता है। अब वो बैकलॉग क्यों बनता है, इसको समझने के लिए हमारे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ही हमारे लिए काफी है। उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान उन ममालिक जहां पे जजेस की पर कैपिटा रेशियो लोएस्ट है, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है उन लोगों से, इतने कम जजेस से कि वो इन केसेस को 100% डिस्पोज ऑफ कर सके। वुकला के बारे में बात की जाती है कि वुकला तारीख ले लेते हैं, उसके बारे में भी मैं आपकी नजर इस तरफ दौड़ाऊंगा कि वुकला भी कम है हमारे यहाँ। जिन ममालिक की हमें मिसाल दी जाती है वहां हर 200 लोगों के ऊपर एक वकील है। यहाँ पर हमारा ये तादाद है 1000 से ज्यादा लोगों के लिए सिर्फ एक वकील है। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी कभी कभार रेट्स लेनी पड़ जाती हैं वुकला को। हमें इसके बावजूद इस अंडर रिसोर्स अंडर स्टाफ इदारे को ऊपर से जो वो सीधा कम हमें दे दिए गए हैं और जो सहूलियात का फुकदान हमें दे दिया गया उसकी तरफ कोई नहीं देखता। सहूलियात के फुकदान से हमारी ये मुराद नहीं है कि आप हमारा रंग रोगन कर दीजिए इमारतों का, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी हुकूमत रिफॉर्म्स को यही समझती है। जब हमने थानों की पुलिस की रिफॉर्म्स की बात करते थे तो उन्होंने वहां पर गुलदान लगा दिए, पेंटिंग रख दी, रंग रोगन कर दिया और कह दिया रिफॉर्म्स हो गए हैं। हमें रिफॉर्म्स इससे ज्यादा चाहिए। हमें आप इस वक्त डिजिटल नेशन की बात कर रहे हैं, हमें ई कोर्ट ही दे दीजिए, हमें कम से कम इतना ही कर दीजिए कि कम से कम लोगों की हाजिरी लग जाए ऑनलाइन। जो गवाहान आते हैं इनके बयान ऑनलाइन कलम बंद हो। शायद ये अभी दीवाने का ख्वाब है, क्योंकि हमारे तो कॉपी लेने के लिए इसकी कॉपी लेने के लिए कई दिन का हमें वक्त दिया जाता है। उस पर अगर एहलकार कोई छुट्टी पे चला जाए तो वो हफ्तों में चला जाता है वही वक्त। यानी पहले हमें इंग्रेडिएंट्स पूरे करने पड़ेंगे जो ये नहीं है जहाँ 6 दिन लग रहे हैं। जी जी जी, ऐसा नहीं है कि जहाँ 6 दिन लग रहे हैं वहाँ 3 दिन में फैसला करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कैपेसिटी बढ़ीजिए, रफ्तार नहीं बढ़ानी। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड टेक्निकल प्रोसेस, वेरी केयरफुल प्रोसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच का नुक्ता नज़र हमाद ने इस हवाले से, और साथ ही साथ कहाँ पर क्या क्या मसाइल पाए जा रहे हैं बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई किए। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे मुख्तलिफ स्टोरीज पर। वेलकम बैक नाजरीन। शादी के 13 साल बाद अल्लाह ताला ने अब्दुल हमीद और उनकी अहलिया को औलाद की नेमत से नवाजा। ये शाहमीर की पहली सर्दियां थीं। लाडले बेटे को ठंड से बचाने के लिए माँ बाप हफ्ते के रोज़ गर्म कपड़ों की शॉपिंग पर निकले। माँ अपने 5 माह के शामीर को दुबक कर बाइक पर बैठी थी।
जब मोटरसाइकिल कोरंगी के इलाके नासिर कॉलोनी पहुंची तो टूटी फूटी खस्ता हाल सड़क पर बाइक का तवाजुन बरकरार नहीं रह सका और बच्चा मां की गोद से गिर गया। अब चले अगर सिर्फ सड़क पर गिरा होता तो शायद चोटों की मरहम पट्टी हो जाती, लेकिन इस शहर नापुरसा में राय जंगल के कानून का क्या कहें कि दिन दिहाड़े हैवी ट्रैफिक का सिलसिला जारी रहता है और यूं शाहमीर गिरने के बाद पीछे से आने वाले तेज रफ्तार व्हीलर के नीचे कुचल कर जाँ बहक हो गया। जरा सोचें, बस एक लम्हे के लिए उस माँ के जज्बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करें जिसे शादी के 13 साल बाद औलाद की खुशी मिली और उसी की आंखों के सामने उसका 5 माह का बच्चा ट्रॉलर की जद में आ गया। ये शहर कराची है जो जनाब 70% से ज़ायद जो आपका रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का जनरेट करता है। यहाँ की ये सारी सूरत हाल है और ये पहला हादसा नहीं था और ना ही ये आखिरी है, क्योंकि यहाँ पे जो टूटी फूटी सड़कें हैं, ट्रैफिक कवानीन की जो बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियाँ हैं, तजावुज़ात हैं, मुतल्लिका एहलकारों की गफलत है, ये इस शहर की मामूल की बात है। हादसा होते रहते हैं, रिपोर्ट्स भी दर्ज होती हैं, मगर हासिल वसूल कुछ नहीं होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 जो कि अब ख़त्म होने वाला है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 700 से ज़ायद अफराद इन हादसात की नज़र हो चुके हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं, कई ज़ख्मी भी हैं। कितने हादसा टोटल हुए हैं, पहले तो हम अपने नुमाइंदे खुरम गुलजार को वेलकम कहेंगे शो में। आसिम भट्टी से बात करते हैं, करेक्शन कर लेते हैं हम। आसिम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा, इस साल अगर हम बात करें शहर कायद कराची का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना और ट्रैफिक हादसात बढ़ते हुए। आज ही अगर मैं देख रही थी कि आज भी 5 जानें जो हैं वो खो चुकी हैं या 5 जानें नज़र हो चुकी ट्रैफिक हादसात की, सिर्फ आज ही के दिन की। इन टोटल हम देख रहे हैं कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, रोड एक्सीडेंट्स, और कितनी जानें गई और क्या सूरत हाल रही पूरा साल। देखिए, हमारा अलमिया ये है कि एक वक्त था कि हम जब लाकानूनियत थी शहर में, ये जो तादाद शुमार मैं बताने जा रहा हूँ ये उस वक्त टारगेट किलिंग के होते थे, लेकिन अब अलमिया ये है कि 7,500 के करीब ट्रैफिक हादसात में शहरी जख्मी हुए हैं और 727 जो हैं वो अब तक तो आदाद शुमार हैं, इसमें लुकमा अजल बन चुके हैं ट्रैफिक हादसात में, जो लोग मर गए रोज की बुनियाद पे जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक मामला ये है कि जो कोरंगी सनती एरिया है वहाँ पर जो है वो हैवी ट्रैफिक की परमिशन है, उसके अलावा शहर में कहीं भी हैवी ट्रैफिक को परमिशन नहीं है, और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ भी यही सूरत हाल है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम से आज बात हुई, रोज ही इसी चीज़ पर बात हो रही है। उनके दो मौक़िफ़ है, एक के हैवी ट्रैफिक के बायस हो रहे हैं, दूसरा ये कि जो शहरी मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रॉन्ग वे इस्तेमाल करते हैं, रॉन्ग वे जाते हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, एहतियात नहीं कर रहे, जिसके बायस ये हादसात में जो है इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरीके से मज़दा वाले जो हैं वो तेज रफ्तारी करते हैं, जिसके जद में आकर मोटरसाइकिल वाले अगर साइड पे भी जा रहे हैं तो उनको साइड लगती है, जिसके बाद वो गिरते हैं, जख्मी होते हैं या किसी दूसरी गाड़ी के सामने आकर उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो इस तरीके से ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है और इनमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जो डंपर एसोसिएशन वाले, अब उन पर जब पाबंदी लगी है तो उनका कहना है कि वो जो 24 तारीख को हड़ताल करेंगे, शहर के तीनों तरफ से वो पहिया। और ये पाबंदी कितनी देर तक के लिए? देखिए, पाबंदी हुकूमत सिंध की जानिब से लगाई है, ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने उसका दास किया है ताकि ये 1 तारीख से पाबंदी लगी थी और आज इसको जो है वो हो गए और ये मजीद आगे चलेगी पाबंदी। लेकिन अब जो टैंकर माफिया है या डंपर एसोसिएशन वाले हैं उनका कहना है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। ठीक है, आसिम भट्टी हमारे साथ है, इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम, आपका शुक्रिया अदा। ये हादसा आपने सुना कितनी तादाद में इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, एक बहुत बड़ा इशू जो हमारे सामने मौजूद है, इस पर अवामी राय क्या है, पहले वो सुनते हैं। मसला जो है वो कराची की ओवर पॉपुलेशन है। सबसे पहले तो यही बोले जाएंगे कि कराची की इतनी आबादी जैसे जिस तरीके से बढ़ रही है और उस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे तो काम हो ही नहीं रहा है। मुझे भी अभी एक गाड़ी वाले ने मारा, रिक्शे वाले ने, लोग इस पे गौर ही नहीं कर रहे हैं। गाड़ी कभी इधर से गुजरा, इधर से ट्रैफिक वाले भी अपना काम कर नहीं रहे, सिर्फ ऐसी खड़े में। सबसे पहले तो ये है ना कि इंसान को खुद अपना एहतियात करनी चाहिए, खुद एहतियात से चलना चाहिए। हादसे की वजूहात यही बनती है, सिग्नल ना होने के बराबर है यहाँ पे, इसलिए अभी देखें ये बाइक वाला जा रहा है देखने निकल गया, तो यही वजूहात होती हैं। फिर कहते हैं भाई एक्सीडेंट हो गया, हर बंदे को पड़ी हुई है। अब एक मौजूद होगा सिग्नल ट्रैफिक वाला तो वो रोकेगा। असल में ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो खर्चा पानी लेके उनको छोड़ देते हैं और देखा नहीं जाता, क्योंकि कल मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है, परसों मैं भी लगाऊँ, ये मेरे हाथ पे बैंडेज हुई है। थाने में गया, FIR भी कराई है, उनके खिलाफ में नंबर भी गाड़ी का दिया, लेकिन कुछ बना नहीं है। बड़ी हैवी गाड़ियाँ है ना, वो रात के टाइम में निकलनी चाहिए, इसकी मेन वजह ये है। और दूसरा ये कि ट्रैफिक खड़े वगैरह खुले हुए हैं, यही भी बड़ी वजह है इसकी बुनियादी।
तो लिहाजा इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट को और सिटी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए सर। और इस जो इशू से हर इंसान ही हम देख रहे हैं कि मुतासर है, उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि आते हुए हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे दफ्तर को आने वाली रोड टूट फूट का शिकार है, और वो अब से नहीं है, जब से मैं इस दफ्तर आ रही हूँ तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, वैसी की वैसी उसकी सूरत हाल है। और इसके अलावा जो हम देखते हैं ये बिल्कुल ये जो लोग बात कर रहे हैं इनको खुद भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये जो रॉन्ग वे से आना है या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना है, इससे आप अपने साथ जो बाकी लोग हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा करें, उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए DIG ट्रैफिक कराची पुलिस उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अहमद नवाज चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हर साल इस मसले में इजाफा होता चला जा रहा है, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो हुई हैं और 7,500 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। क्या वजूहात समझते हैं आप, बेसिकली कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं ये? जी देखें, जो कराची के अंदर हमारे पास आदाद शुमार हैं उसमें तकरीबन 550 के करीब हलाकतें रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं, और इसकी वजूहात जो है वो मल्टीपल किस्म की हैं, और जिसके अंदर जो है वो अक्सर जो है वो ड्राइवर्स की गफलत और लापरवाही भी देखी गई है, और उसके साथ साथ जो जहाँ कहीं भी हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल मिक्स होते हैं वहाँ हादसात का एहतमाल ज़्यादा होता है। हमने जो ट्रैफिक एक्सीडेंट का एनालिसिस किया है उसके अंदर हमने देखा है कि 57% जो है वो इन हादसात का शिकार जो है मोटरसाइकिल सवार हजरात हुए हैं, और अक्सर हादसात ऐसे हुए हैं कि जिसमें साइड से लेफ्ट साइड से मोटरसाइकिल सवार हजरात जो ओवरटेक करने की कोशिश की है, या अमूमन रात के वक्त जो हादसात हुए हैं वो लाइट मोटरसाइकिल की अगली या पिछली ना होने की वजह से वो हादसात रूनुमा हुए हैं। तो कोई एक वजह मुख्तस नहीं की जा सकती, हर एक्सीडेंट की अलग अलग और मल्टीपल वजूहात जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। अहमद साहब, हादसात की वजूहात में ये भी कहा जा रहा है कि ओवरलोडिंग या फिर जो हम देख रहे हैं कि ये जो वन वे की खिलाफ वर्जी है ये सबसे बड़ी वजह में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची पोर्ट पर रोज़ाना 4 जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं और हर जहाज़ में 3200 से 3400 कंटेनर्स होते हैं। हर एक कंटेनर को एक ट्रक या ट्रॉलर पर रखकर भेजा जाता है। इसका मतलब ये है कि कराची पोर्ट से रोज़ाना 12 से 14,000 ट्रक, कंटेनर या ट्रॉलर निकलकर अपने वक्त से पहले सड़कों पर आ जाते हैं। अब ये सारी सिचुएशन हमारे सामने हैवी ट्रैफिक के लिए जो बनाए गए कवानीन हैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? ये तो कहीं ना कहीं फिर ट्रैफिक पुलिस की इनकॉम्पिटेंस आप समझते हैं? हैवी ट्रैफिक के औकात कार हैं उनके ऊपर मनोअन अमल होता है। जो ममनुआ औकात हैं वो शहर के वस्त के एरिया के लिए हैं। जो पोर्ट से हैवी ट्रैफिक में जाना होता है अप कंट्री या मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन्स की तरफ, उसके लिए जो है वो रियायत होती है। और उसके अलावा जो हमारी ज़रूरी अशिया की तफसील के ऊपर जो मामूर गाड़ियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक भी 24 घंटे चलने की इजाज़त है, जिसके अंदर के वाटर टैंकर शामिल हैं और जो कि हज़ारों की तादाद में कराची में हैं, वो 24 घंटे चलते हैं। इसके साथ साथ शहर से जो कचरा उठाने की गाड़ियां हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सरकारी इदारा है उसके साथ काम करती हैं, उनको भी जो है इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। और इसके अलावा जो ऐसे एरिया जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे भी हैवी ट्रैफिक के जाने की इजाज़त है। इसका पूरा प्लान जो है कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था और उसके मुताबिक एग्री होके ये कुछ सड़कें हैं जहाँ पे जो सड़कें इस्तेमाल करके हैवी ट्रैफिक उन इंडस्ट्रियल जोन्स या पोर्ट की तरफ जो है वो जा सकती है। बाकी जो शहर के अंदर बाकी जैसे कंटेनर्स वगैरह एक चीज़ ये जो आप बात भी कर रहे थे डंपर एसोसिएशन, इनके बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ात है क्या? इन्होंने हड़ताल की कॉल भी दे रखी है। जो हैवी ट्रैफिक और डंपर्स के ऊपर गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर ये हादसात इनके काफ़ी ज़्यादा रूनुमा हुए और उसकी वजह से हमने इनके ऊपर इन्फोर्समेंट जो है वो बढ़ाई है और ऐसी जो अनफिट बड़ी गाड़ियां हैं उनकी फिटनेस भी कैंसिल की जा रही है। और उसके अलावा अगर वो रैश ड्राइविंग करते हुए पाए जाते हैं तो उनके ऊपर FIR भी की जाती है।
दूसरी जो बात है कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, पहले कई जो हमारे बड़े अच्छा, अभी जो आप लोग थे, बात करें कि अपने अभी इस हवाले से बहुत से इकदाम उठाने जा रही है इंतजामिया, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने पॉजिटिव हैं कि इनसे हालात जो हैं वो इस तरह के नहीं रहेंगे, बेहतरी आएगी जो ट्रैफिक हादसा या ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल है इसमें? जी बिल्कुल, जो रोड यूज़र है जो भी वो चाहे मोटरसाइकिल का रोड यूज़र हो या जो कार का या बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, ट्रैफिक की रवानी जो है वो उनके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं होती है, और उनकी ताउन से ही हम न सिर्फ जो ट्रैफिक की रवानी और मसाइल पे काबू पा सकते हैं बल्कि हादसा से भी बच सकते हैं। हमने इस सिलसिले में आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी किया है, जिसमें हम इस हफ्ते हमने मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए आगाही मुहैया कर रहे हैं कि वो अपनी जो सेफ्टी इंतजामात हैं, जिसमें कि हेलमेट का इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल के ऊपर बैक व्यू मिरर को लगाना और मोटरसाइकिल की लाइट्स अगली और पिछली दोनों को जो है वो दुरुस्त हालत में रखना। थैंक यू सो मच डीआईजी ट्रैफिक कराची पुलिस अहमद नवाज साहब, अपना वक्त दिया आपने। इसी मामले पर जनाब हमारे साथ साबिक डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज हम देख रहे थे कि इस वक्त जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने बड़ा सीरियस बयान दिया इस हवाले से। वो कह रहे हैं कि जो डंपर्स वाला जो मामला है, अगर ये इससे हलाकतों का सिलसिला ना रुका या जो मामला तभी चल रहे हैं कराची के बच्चों को लेके, वो कह रहे हैं वो क्या लावारिस समझा हुआ है, अगर ऐसे हलाकतों का सिलसिला ना रुका तो मैं खुद डंपरों के सामने आ जाऊँगा। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उस पर हम देख रहे हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने भी बयानबाजी की है। वो ये कह रहे हैं कि जी डंपर्स ऐसा हो नहीं सकता, मंसूबों के लिए मटेरियल लेकर आते हैं कि वो दिन में ना आए और रात में ही सिर्फ काम होता रहे। क्या सिर्फ हमने बयानात की हद तक इन मसलों को देखना है या इसका कोई हल तलाश करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं और कंसेंसस डेवलप करें? आप कुछ ऐसा देख रहे हैं? देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अभी इन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो प्रॉपरली अदा कर रही है। मैं समझता हूँ कि 90% ट्रैफिक पुलिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप अगर देखें कराची के हर सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होगी, लेकिन वो ट्रैफिक सिग्नल से कोई एक फुरलॉन्ग आगे जो है वो पैसा बटोरने में लगी हुई होगी। और ये नहीं कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके वो मोटरसाइकिल सवार जो सिग्नल तोड़ के निकलते हैं लाइट खुली होने से पहले उसको रोके। मतलब मैं रोजाना मैं साइड से गुजरता हूँ, साइड पे मैं देखता हूँ रोजाना वो बसों की एक लाइन लगी हुई होती है, बट दीज पीपल ये खड़े हुए होते हैं दूर जाके, ये मोटरसाइकिल सवारों को पकड़ के 100-200 रुपए जमा कर रहे होते हैं। यही इनका काम है। दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर पूरी करें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये लोकल लोग ही नहीं है, ये सारे लोग जो हैं ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मोस्टली फ्रॉम इंटीरियर सिंध। तो क्या कराची के लोग जो है फ्रॉम डिफरेंट, नो नॉट फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, मोस्टली फ्रॉम इंटीरियर सिंध। तो कराची के लोगों को, एक तरफ कराची के लोगों को जॉब भी नहीं आप दे रहे, और दूसरे फिर कराची में उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि सिग्नल से 10 कदम आगे खड़े होकर जो है ना पैसा बटोरना। तो ये डीआईजी ट्रैफिक साहब ने जो बात कही है बिल्कुल गलत कही है। ट्रैफिक पुलिस इज दी 90% रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग। अगर वो अपना काम सही तरीके से सरअंजाम दे दें, वो अगर जो है रॉन्ग साइड वाली गाड़ी को पकड़ लें, वो ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ लें, वो अगर जो है ट्रैफिक लाइट की जो उसको जो रूल्स को ब्रेक कर रहा है उसको पकड़ लें, तो ये चीजें हल हो सकती हैं। लेकिन वो खड़े ही नहीं होते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं पूरी कर रहे होते। वो खड़े होते हैं ट्रैफिक सिग्नल से आगे, वो पैसा बटोर रहे होते हैं, उनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। पता नहीं उन्हें रोजाना का भत्ता या तो डीआईजी साहब को पहुंचाना होता है या फिर किसी और को पहुंचाना होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है, या तो फिर इन लोगों को हटाएं और इसकी जगह कराची से वॉलंटियर्स तलब कर लें, तो कराची के वॉलंटियर्स शायद इससे बेहतर परफॉर्म कर जाएं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तनख्वाहें भी नहीं पड़ेगी। कराची की आवाम में, कराची के लोगों में इतना शऊर है कि वो अपने शहर की बेहतरी के लिए बगैर किसी तनख्वाह के खड़े हो जाएंगे सड़कों पे और ये काम करेंगे। तो ये आप ये देखें बेसिकली अब ट्रैफिक पुलिस इसकी जिम्मेदार तो है,
तो ये ट्रैफिक पुलिस ऑब्वियसली रिपोर्ट तो करेगी ना मेयर कराची या जो भी हमारी इस वक्त अथॉरिटी है इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस जो है, जिसको ट्रैफिक पुलिस रिपोर्ट करेगी कि मैंने आज इतना पैसा दिया, आज इतना पैसा दिया। ट्रैफिक पुलिस जो है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर ओनली परफॉर्मिंग द कैश इनकैशमेंट के कितना रोज का पैसा जमा किया उन्होंने, वही उनकी टॉप प्रायोरिटी है, उसी पर्पस के लिए वो आए हुए हैं। और आप किसी सिग्नल पे, मैं आपको गारंटी जवाब दे, जो जिन्होंने जवाब लेना है वो क्या कर रहे हैं? ये डीआईजी ट्रैफिक जिन्होंने अभी बात की, आई थिंक ही शुड बी रिजाइनिंग, ही वाज जस्ट टेलिंग द लाइज। मतलब उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी सड़क पे आके खड़े होकर देखा ही नहीं होगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, उन्हें पता ही नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जो है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन की, टोटल गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको अगर ये इन्होंने नहीं किया, ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चला जाते हैं और वो टीवी की एडवर्टाइजमेंट में भी पैसे और कमीशन होते हैं उनके, तो ये वो चीजें चला देते हैं और इसके बाद जो है नथिंग एल्स। रोजाना आप देखते हैं, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, लहरी एक्सप्रेस वे है, लेकिन पुलिस खड़ी होती है, ठीक है, पुलिस खड़ी होती है, वहां पे कोई 20 जो है वो फकीर खड़े हुए होते हैं। वो लियारी एक्सप्रेस वे पे वो सुजुकी वाले को पकड़ते हैं कि इसमें माल लोड है। एग्जैक्टली इस तरह के मामला हम आए रोज देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे नाजरीन अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं, लेकिन अपना ख्याल कीजिएगा और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें तो मामला बेहतर होंगे। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।